जय हिंद स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर एंड वी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था, दिस वन, या दिस वन। सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। ये कोई खास टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। चूँकि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें दिस इज प्लस, दिस पॉजिटिवली चार्ज वायर, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली इन चारों की वजह से जो सेंटर पर जिस पॉइंट पे निकालना है, अगर मैं एक वायर की वजह से निकाल लूँ तो मतलब सारे फॉर्मूला वैसा ही लगेगा। तो मैं बेसिकली एक वायर की वजह से पहले निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली सो दिस इज द वायर एंड आई होप यू ऑल पीपल हैव रिमेंबर द फॉर्मूला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से होगी, ये सेंटर है स्क्वायर का, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड को कंसीडर कर रहा हूँ इस वक्त। दिस विल 45, दिस विल 45. So obviously this parallel component will get cancelled. Only we will get perpendicular component. And what is perpendicular component? Is k lambda by d sine 45 plus sine 45. आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। तो स्के लेमडा बाई डी। अच्छा, यहाँ पे डी क्या है? दिस इज ए बाई टू, क्योंकि इसकी साइड, ओके यहाँ पे आपको साइड नहीं दिया हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी। सो हेयर दिस साइड विल बी, वन एज विल बी ऑफ ए लेंथ, ओके। दिस इज अ स्क्वायर, सो ऑफ एज लेंथ ए। सो यहाँ पे एच की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा डाटा अगर आपने खुद से लेके सॉल्व किया तो भी आपका आंसर जो आया होगा उसे मैं सही मानूंगा। सो दिस के लेमडा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो हाफ डिस्टेंस विल बी ए बाई टू। सो दिस विल बी ए बाई टू। साइन फॉर दिस 1/√2 प्लस 1/√2, सो 1/√2 प्लस 1/√2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√2 के लेमडा बाई ए। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, ओके। So we need to find out electric field. This is lambda minus minus again plus. So due to negative is this will be towards this wire and due to positive also this will be towards this wire. तो इन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो देखिए इसका डबल हो जाएगा, this will be 4√2 k lambda by a. आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगेन इन दोनों की वजह से इस तरफ हो गया, ये होगा 4√2 के लेमडा बाई ए। नाउ नेट ऑफ दिस विल बी कम्स समवेयर अक्रॉस दिस, सो नेट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, दिस विल बी मल्टीप्लाई दिस विल बी बाई √2, सो यू विल गेट 8 के लेमडा बाई ए, ओके। सो आई होप आपने आंसर निकाला होगा। हालांकि मैंने ए नहीं दिया था, पर आपने अगर यहाँ पे ए बाई टू निकल से डी लिख दिया हो और मतलब 4 के लेमडा बाई डी, तो भी मैं आपका आंसर सही कहूँगा, ओके। सो आई होप दिस वाज क्वेश्चन सफिशिएंट। सो लेट्स टेक न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। Electric field at the axis of a ring. Now, electric field on the axis of a ring. So in this case we will discuss electric field due to a ring. So let me first draw a ring. So let's consider this is a ring, okay. From here somewhat distance you can say as x, this point we need to find out electric field. हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओके। सो नाउ एज्यूमिंग, अच्छा इस रिंग के बारे में बताया गया है, इट हैज़
net charge of q symmetrically distributed. Okay, I'm not writing uniformly distributed, I'm writing uniformly. Okay, so q is distributed uniformly throughout the ring, and to all this ring we found electric field at this point. Okay, now अच्छा इसकी रेडियस भी हमें दी हुई है, बिकॉज वी विल नीड द रेडियस. सो रेडियस इज गिवन एज r. दिस इज रेडियस इज गिवन एज r. Okay, because we need the radius. Now let me take a small element of length dl. It contains dq charge, and due to this dl element length which contains dq charge, electric field at this point will be somewhat in this direction, and let's say this angle is theta, so this angle is also theta, and this will be de. Okay, now एक पॉइंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ छोटा सा, कि मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है. ओके, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी सर्कुलर एज शुड इट सी. ओके, सो हमें मान लीजिए यही रिंग है, बस मैं इसके सेंटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूँ. क्यों? दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग. तो आई होप क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे सॉरी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी. ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0. बहुत तरीके हैं इसको सोचने के. पहला तो सिंपल सा यही है कि आप चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर हैं, तो सारे आप वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चारों तरफ, तो आपके जो यहाँ पे वेक्टर आपने ड्रॉ करेंगे सारे इक्वली मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट मतलब इक्वली डिस्प्लेस्ड होंगे, तो उनका नेट रिजल्टेंट 0 आएगा. या फिर एक तरीका और आप कर सकते हैं, दैट इज दिस वन. इलेक्ट्रिक फील्ड द बाइसेक्टर ऑफ आर्क कितना था? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2. एक पूरी कंप्लीट रिंग अगर मैं ले लूं तो मैं अल्फा को क्या पुट करूंगा? 360, एंड 360 बाई 2 इज 180. नाउ व्हाट इज साइन 180 बाई 2? सॉरी, आई मीन टू से व्हाट इज साइन 360 बाई 2? दैट इज साइन 180. साइन पाई कितना होता है? 0. तो साइन पाई का 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0. ऐसे आप पुट करके देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पे कितनी आएगी? 0. ओके, बट हमें यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें इसके जस्ट ऊपर, जैसे आपको शायद मेरी पेन की निब जो दिख रही है, मान लीजिए एज्यूम कीजिए वहाँ पर एक पॉइंट है, उसकी वजह से निकालना है. तो इस एलिमेंट की वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा. तो एक स्मॉल एलिमेंट डी की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ. डी को लिखने से पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि डी क्यू कितना होगा. अच्छा, इस पूरे रिंग पे कितना चार्ज है? दैट इज क्यू, मीन्स क्यू चार्ज है कितनी लेंथ में? दैट इज 2 पाई आर. तो डी क्यू जो कि डीएल लेंथ में है वो कितना होगा? सो डी क्यू विल बी इक्वल टू I reverse this, dl बाई 2 पाई आर इंटू क्यू. एक एक नियम से भाई, अगर क्यू में इतना चार्ज है, मतलब उल्टा मैं समझा रहा हूँ, ये चार्ज कितने में है? ये क्यू चार्ज कितने में? 2 पाई आर लेंथ में. तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज है? डी क्यू. और तो डी क्यू कितना होगा? डीएल अपॉन 2 पाई आर इंटू क्यू. अगर आप उसमें डाउट हो रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, 2 पाई आर में डी क्यू चार्ज है, तो एक लेंथ में कितना होगा? क्यू अपॉन 2 पाई आर. तो डीएल में कितना होगा? dl इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर, डेट इज dq. ओके, सो दिस यूनिटरी मेथड बेसिकली. मैंने इसमें कोई बहुत नहीं, मतलब ऐसी लॉजिक नहीं लगाई है. ओके, नाउ आई विल बी एबल टू राइट व्हाट इज d. d विल बी इक्वल टू k कैपिटल K, सॉरी दैट इज स्मॉल k, दैट इज ओके 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ये, अपॉन k dq. Now I'm not writing dq as in form this, k dq charge upon length. ये लेंथ कितनी होगी? अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरी एक ऐसे रिंग होगी, और किसी एक एलिमेंट से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस होगा r, और ये डिस्टेंस हमें दिया है x. सो व्हाट विल दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ना प्रॉब्लम इज अगर मैं एलिमेंट को बदलता हूं तो क्या डी का डायरेक्शन बदल जाएगा? बिल्कुल, डी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर डी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेम डायरेक्शन चाहिए होगा। तो डी का जो डायरेक्शन होगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट्स से दिस इज पॉइंट, तो यहां पे एक कंपोनेंट तो होगा जो कि अलोंग आएगा, along the axis. This component I am saying electric field along the axis, and there will be a component somewhat which is perpendicular to the axis. ये component आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे। ये उसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पे ऐसे मिलेंगे, ऐसे चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ, ओके। और एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इसके परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो जो परपेंडिकुलर वाले सारे कंपोनेंट होंगे इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, बुक में प्रूफ दिया हुआ है, बहुत ज़रूरत इसकी है नहीं, इसलिए मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन इसको जीरो आएगा रियली। आप ऐसे देखें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो तब भी आपके चारों तरफ इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, ऊपर नीचे नहीं, एक्सिस के पॉइंट पर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट नहीं आएगा, वो जीरो आएगा कंपोनेंट। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगी, और मैं इसीलिए इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं ना। ई नेट कितना होगा? ये होगा डीई, दिस डीई cos थीटा, obviously integration of this because this is a small element, okay। so now ओके, मैं रखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट दैट इज along the axis equal to DE, that is DE। तो K, अब DQ को मैं पुट कर देते हैं, DQ को पुट करते हैं तो DL Q बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसे मैं, अगर आपको ध्यान हो तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ओके। 2 पाई आर, एनीथिंग वी आर मिसिंग? यस, cos थीटा, cos थीटा। नाउ cos थीटा, व्हाट विल cos थीटा? Cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये बात, एक बात मैं और बता दूं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे डेरिवेशन आपके बोर्ड में आ सकते हैं और आए भी हैं लास्ट ईयर्स में। आप पेपर देखें तो आपको मिलेंगे ऐसे मतलब डिफरेंशिएशन, ऐसे डेरिवेशंस। तो ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन बहुत ईजी है। अच्छा, तो एक बात मैं बताऊं कि जो डीएल है, ये एलिमेंट ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक्स पे डिपेंड करता है? नहीं, ये एक्स दूरी पे डीएल नहीं डिपेंड करता। तो डीएल डिपेंड कैसे करता है? डीएल किसी और चीज फैक्टर डिपेंड नहीं करता, डीएल अपने आप में इंडिपेंडेंट एक फैक्टर है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली है हमने। और आप ऐसे देखें तो मैं डीएल को चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, डीएल स्मॉल एलिमेंट ही है। तो और उसमें भी मैंने डी कॉन्स्टेंट मैंने ब्रेक कर लिया है, मतलब इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? इसमें कांस्टेंट मैं आपको दिखाता हूं। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है अपॉन, अच्छा इसको मैं एक साथ लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अच्छा, मैं बता दूं रियली कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है और 2 पाई आर, तो ओके आई एम राइटिंग इट, ओके 1/2 पाई आर। इतने सारे कांस्टेंट हैं। व्हाट इज नॉट वेरिएबल वेरिएबल, व्हाट वी हैव टू इंडिकेट, दैट इज डीएल। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे पूरा। अगर आप डीएल पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा? पूरी रिंग की लेंथ। तो डीएल विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई आर। किसी बुक में ये लिमिट भी नहीं पुट करते हैं, सीधे लिख देते हैं डीएल, पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा? पूरी रिंग के लिए होगा। पूरा रिंग की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। मतलब रिंग की सर्कमफरेंशियल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। हमने सर्कमफरेंस के अलॉन्ग ही डीएल लिया है। सो दिस विल कम एज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस विल कम एज
will in so this will come as 2 pi r. Okay, so this both will get cancelled. Now what will be electric field? Okay, let me write as full, means expanding as k naught. So electric field net, that is along the axis, equals to 1 by 4 pi epsilon naught q x upon r square plus x square whole to the power 3 by 2. So this is the electric field formula due to a charged ring on its axis at a distance x from the center of the ring. ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर। नाउ दिस इज नॉट ओवर एट, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, लेट्स से दिस, जैसे मैंने यहाँ पे हमने चार्ज क्या लिया था, दिस इज पॉजिटिव, क्यू को हमने पॉजिटिव ही माना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स चार्ज ऑन रिंग ये पॉजिटिव ना होने की बजाय ये निगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? अच्छा पहले बता दो पॉजिटिव वजह से कैसे होगी। सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज द एक्सिस। तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस होगी, ठीक है। अच्छा एक बात और कि ये मत समझिएगा कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, नहीं, इस पॉइंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। और हालांकि एक थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट में जो मैं अभी कहा हूँ इसमें थोड़ी सी मतलब गड़बड़ी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ना मानिएगा आप। नाउ माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड this will be towards the ring, not away from ring, ओके। क्योंकि मैंने बताया है माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक पॉइंट चार्ज से टूवर्ड्स होती है, अवे नहीं होती, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस चार्ज की वजह से, दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4, अच्छा मैंने यहाँ नेट और लिख देते हैं अलॉन्ग एक्सेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगर आपको लिमिट का थोड़ा सा आइडिया है तो मैं बताता हूँ कि इफ x इक्वल टू 0, ये हमने थोड़ी सी पहले देखा भी था, हालांकि आप इससे प्रूफ निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें x को 0 रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? आपको क्लियर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0, ओके। और अगर मैं यहाँ पे x को इन्फिनिटी पुट करूँ, आप इसे लिमिट से चेक कर सकते हैं, हालांकि अभी मैं इसको प्रूफ करने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लिमिट से प्रूफ कर सकते हैं। आप इसमें पुट करिएगा, एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर का पावर बड़ा है तो इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 आएगा, और अगर इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आता है। आप लिमिट से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दिस विल कम एज 0, इन्फिनिटी नहीं 0, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एज 0। नाउ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है और सेंटर पर भी 0 है, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच में 0 नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमारे कुछ तो वैल्यू आई है, एक्स को मैं 0 इन्फिनिटी ना पुट करूं तो हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बढ़ी होगी फिर डिक्रीज की होगी, मतलब उसका कुछ ग्राफ ऐसा होगा कि एक पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ होगा, वहां तक इंक्रीजिंग रहा होगा, उसके बाद डिक्रीज किया होगा। तो नाउ वी वांट टू फाइंड एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब मैं अलॉन्ग एक्सिस नहीं लिख रहा हूँ वर्ड, ओके, आई होप आपको क्लियर रहेगा। तो फॉर मैक्सिमम हम क्या करते हैं, DE, अच्छा क्या निकाल रहे हैं हम, वो पॉइंट, वो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो आई होप आपको पता होगा कैलकुलस से DE/dx को 0 पुट करते हैं,
तो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप इसको चेक करिएगा डिफरेंशियल से। अच्छा, अगर आपका कैलकुलस थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा भी अगर स्ट्रांग है और तो आपको फॉर्मूले से याद है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले खुद से कीजिए, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, अगर ट्राई कीजिए, फिर आपको आप जब देखेंगे इसको तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो मैं यूज़ करता हूँ एक, आपने पढ़ा होगा एक डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा, मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मूला, क्या एक रूल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स का फंक्शन हो, उसको हम डिफरेंशिएट करें तो उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा मतलब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो डी हम डिफरेंशिएट इसी को कर रहे हैं, तो मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मैं देखो कि के क्यू ये बाहर आ जाएंगे, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से जो हम रिलेटिव फील्ड आएगी वो मैक्सिमम, जो एक्स आएगा उस पॉइंट पर रिलेटिव फील्ड मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला एफ एक्स बाई जी एक्स, ये एफ एक्स हुआ, ये पूरा जी एक्स हुआ, तो ठीक है। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट इधर 0 हो जाएगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पहले एफ एक्स करेंगे तो ये आएगा 1, फिर इसको ऐसे ही लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 माइनस एक्स को रखेंगे वैसे, इसको डिफरेंशिएट, तो पहले इसको डिफरेंशिएट, पहले 3/2 बाहर आएगा। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो डेट इज इक्वल टू 1/2 डॉट। अब 2x एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, उसको तो आएगा 2x, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो होगा 3 क्यूब, क्योंकि 3/2 है तो स्क्वायर करूँगा तो क्यूब बचेगा, दिस इक्वल 0, तो ये उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब मैं इसे लिखता हूँ, चूँकि ऐसे में समझा सकता हूँ कि अगर इसको 0 होना है तो इसको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको इक्वल प्रूफ करते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई के लिए 0 हो जाएगा, आर एच इसको उधर, इस पार्ट को उधर ले जाइए, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू दिस टू विल गेट कैंसिल, दिस एक्स 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ओके, ये 1/2 अगर मैं इधर क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये पूरा कैंसिल होगा इधर, और यहाँ आ जाएगा -1/2, बेसिकली 3/2 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल टू 1। तो ये हुआ आर स्क्वायर, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर इसको ट्रांसफर करें 2x स्क्वायर तो x होगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। ओके, सो अगर आप इसको ट्रांसफर करें, आप इसे सॉल्व करें, तो आपका x आएगा प्लस माइनस r/√2। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा स्किप नहीं किया है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अरे इसको उधर 2x स्क्वायर होगा, फिर आर इसको इधर 2 को इधर भेजिए, फिर 2 अंडर रूट, तो प्लस माइनस x इक्वल टू r/2। ओके, ये ग्राफ, ये जो अभी मैंने ये बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ अच्छा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ये ग्राफ क्या हमें एक्सप्लेन करता है। सपोज दिस इज द एक्सिस, that is x-axis, and this is the electric field I am plotting. This is along x, okay, and this is what is, you can say, as a ring. Okay, तो इसकी रेडियस है r, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ठीक है, वो सेंटर पर कितनी होगी 0, इनफाइनाइट पर कितनी होगी 0, बीच में इंक्रीज करेगी। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, सो आई होप आप क्लियर हो रहा होगा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, ये कितना होगा, ये होगा r/√2।
नॉट प्लस माइनस, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया ना r/√2। अच्छा, नेगेटिव साइड में ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव साइड में ग्राफ ऐसा होगा, दिस विल बी माइनस r/√2। ओके, सो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैक्सिमम होगी। अच्छा, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल x को पुट कर लीजिए r/√2। अगर आप ऐसा पुट करेंगे तो देखिए, ओके जी ठीक है, अगर मतलब कहीं रफ में, यहाँ मैं रफ में पुट करता हूँ x = r/√2। तो देखिए k q, x होगा हमारा r/√2, यहाँ पे r² प्लस x = r/√2, तो r/√2 का स्क्वायर, तो r/2 होल टू द पावर 3/2। आई वो क्लियर हो रहा हो? तो ये k q r अपॉन √2। अच्छा, इसमें से क्या? इसमें से बाहर आएगा यहाँ से 2r² प्लस r² 3r², ठीक है। तो 3r² होल टू द पावर 3/2, और नीचे 2 टू द पावर 3/2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2। तो ये कैंसिल, ये ऊपर गया, तो ये होगा 2kq r अपॉन 3 टू द पावर 3/2 r टू द पावर 3, डेट इज ये कैंसिल, तो r²। ये मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन 2kq अपॉन 3 टू द पावर 3/2 r², आपको ये डाटा मतलब किसी बुक में अगर आप ढूंढते तो आपको फिल मिल जाएगा, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम है। इसका यूज़ मतलब ऐसा क्वेश्चंस में कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी होगी? वो वही होगी जब इस इक्वेशन में आप x = r/√2 पुट कर देंगे। ओके, और ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक इससे जुड़ा हुआ एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूं रिलेटेड टू SHM। नाउ क्वेश्चन इज अच्छा, अगर आप में किसी को इसके से प्रॉब्लम है तो आप बता भी सकते हैं। ओके, सो देयर्स अ रिंग given as charge q, radius r, at the center there's a charge -q and m। मतलब सेंटर पे चार्ज कितना है? -q और m। अच्छा, इस चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी? राइट, लेकिन माइनस q रखें तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, इस पे लेफ्ट, मतलब कि ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, -q चार्ज इज displaced slightly. As you know, this is a SHM question, so you need to find out time period only. -q charge displaced slightly along axis perpendicular to charged ring, and it performs SHM, simple harmonic motion. Find time period, you can say, of SHM. Okay, you need to find out this time period. Now मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप से पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट एंड देन क्रॉस चेक इट बाय द वीडियो। ओके, अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर ये नीचे मैंने क्यों दिखाया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डायरेक्शन तो हम एक ही लेंगे, तो यहाँ का अगर मैं पॉजिटिव लिखूंगा, मतलब कि इसको अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड को क्या लिखूंगा? नेगेटिव, इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड को नीचे दिखाया है राइट इसके। ओके, सो अच्छा, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आई थिंक आपको अब आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ये भी इसके हमने कुछ टाइप सॉल्व किए हैं, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सिंपल, पहली बात स्लाइटली डिस्प्लेस, तो फर्स्ट थिंग विच विल अज्यूम इज जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज x, that is x is displacement along the axis, displacement which is much less than r because slightly displaced, first thing first. Now जो f होगा वो होगा, अच्छा मैं k नहीं ले रहा सर, अल्फा ले रहा, तो -α x,
ठीक है, क्योंकि SHM का ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है, SHM ऐसा फोर्स होगा तो SHM होगा, और हमें बताया गया SHM मतलब ऐसा फोर्स होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई अल्फा, ये दोनों SHM के कॉन्सेप्ट हैं और ये हमने एज्यूम किया है। अच्छा, अब इस रिंग पर आते हैं, और रिंग पर, अच्छा मैं डायग्राम नहीं बनाता, चलिए मैं बना देता हूँ। सो चार्ज इज Q, रेडियस इज R, that is minus Q, M, small displace along X, along the axis, that is along the axis, ये displacement हुआ है। तो F net on minus Q due to ring, or due to charge ring is equal to charge utility field Q into E, तो मैं लिखता हूँ माइनस Q के Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आई होप आपको क्लियर होगा कि F इज इक्वल टू, चूंकि एज X इज मच लेस देन R, एक्स स्क्वायर विल बी वेरी मच लेस देन R, मतलब मैं इसको जीरो मान सकता हूँ, तो उसको जीरो मानते हैं माइनस Q के Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, this I am considering as 0, so I will write it as let me write it here, F is equal to minus K Q Q R Q X। ओके, आपको क्लियर होगा कि ये जो पूरा आपको फंक्शन दिख रहा है ये है हमारा अल्फा, मास हमें क्वेश्चन में दिया ही है। सो T इज इक्वल टू, एज इजी, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by, now what will be m by, so m by will be equal to K this will be K Q Q R Q, okay, so this will be time period, T is equal to 2 pi अंडर रूट 2 पाई एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू। ओके, सो ये था, यही मैं निकाला था टाइम पीरियड। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इसी मतलब इस टॉपिक से जुड़ा हो, फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क, चार्ज डिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके लेट मी यूज कैश ओनली। क्वेश्चन इज, ये एक चार्ज रिंग है ऐसे, यहां पर एक चार्ज है डेट इज माइनस, नहीं दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू कॉमा एम, नॉट माइनस क्यू, एंड दिस इज चार्ज, रेडियस इज आर गिवन। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पहले मैं आपको छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे कि ये स्टेबल, जिस पॉइंट पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकता है, एक या दो, मीन्स इसके ऊपर अलोंग द एक्सिस पे ही है ये। अच्छा, आपको इसमें डाउट हो रहा है तो ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज अलोंग द एक्सिस ओनली। तो अलोंग द एक्सिस पे क्यू इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, एम जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो आप बस मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, एक, दो, इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज, या फिर आप कह सकते हैं। तो आई होप मुझे तो मतलब आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे आपका आंसर क्या था, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट आंसर करते हैं 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क होती है इस तरह, दिस इज एक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जब ये बैलेंस होगा तब हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, एम जी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ई इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू, ये आएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितने रिजल्ट आएंगे आपके, 1, 2, तो ऑब्वियसली इसके 2 पॉइंट होंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई कहता है सर ऐसा मान लीजिए ना हो कि ऐसा हो गया कि एम जी इज इक्वल टू क्यू ई मैक्स, मतलब ये पॉइंट
तब तो एक ही आएगा, तब तो आंसर सही था। ऐसा हो सकता है पर ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, और ये इसके ना होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये भी तो मैं कह सकता हूँ इससे कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब इसका कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी जो इसको जिस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। कैसे? क्योंकि जब mg QE मैक्स से भी ज़्यादा हो जाएगा तब इसका कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो QE मतलब E मैक्स से भी ज़्यादा आए इसको बैलेंस बनाने के लिए, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ऑब्वियसली हमारा एक आंसर है, पर ये एक मतलब एक पॉसिबल केस है, मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ये हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर कहेंगे 2। नाउ क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पूछा अभी, क्वेश्चन ये था कि ये 2 पॉइंट हैं x1 और x2, ठीक है। ए जो मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, एक्चुअली ये दिया हुआ था, मैं सारी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। एट x1 and x2 both are stable equilibrium, एक्चुअली स्पेस थोड़ी कम है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। एट x1 and x2 both are stable equilibrium, x1 x2 दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम हैं। एट x1 and x2 both are unstable equilibrium, unstable। C, x1 is stable but x2 unstable equilibrium। D, x2 is stable but x1 unstable equilibrium। आई होप वो क्वेश्चन क्लियर होगा एटलीस्ट। तो ये मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं बता दूं बोर्ड लेवल का नहीं है, ये कंपटीशन टाइप लेवल का है। अच्छा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ इसी क्लास में। मैं आपको अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज से सो सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम। तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए जैसे कि अगर ये पॉइंट, मैं पेन को ऐसे रखता हूँ मान लीजिए, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, लेट मी टेक ओके, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोन लें आप, यू जस्ट टेक अ कोन, ओके लेट मी, मैं देखता हूँ कोई कोन मुझे मिले। ओके आई गॉट अ कोन, सो ये कोन है, कोन मीन्स बेसिकली सेइंग इट्स अ पिरामिड। तो अगर ये पिरामिड को हम ऐसे रखते हैं, ओके लेट्स से दिस इज समथिंग, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ ऐसे, तो अगर आप सामने ऐसे पिरामिड रखा हुआ है, आप इसको इस पर फोर्स लगा के आप इसको किसी तरफ डिस्प्लेस करें, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, और आपने इसे छोड़ दिया फिर, तो इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन अचीव कर ली। अगर बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद अपने पुरानी पोजीशन को फिर से अचीव कर लेता है, उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसे ऐसे खड़ा मतलब ऐसे इसको ऐसे इसमें हालांकि थोड़ा बहुत आपको लगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नुकीला होने की वजह अगर थोड़ा सा मुझे ब्लेंड में तो शायद इस पर ऐसे ये खड़ा हो जाता। तो अगर ऐसा हो जाता तो इसको जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं ये अपनी पुरानी पोजीशन को अचीव नहीं कर पाता, ये गिर जाता, तो उस पोजीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके सो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पर। ओके आप अपना टाइम ले सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा। आप ऐसे सोचिए x1 पर, लेट्स से दिस इज x1, क्योंकि पास वाला देखिए x1 बताएगा, तो ये x1 है एंड दिस इज x2, ऐसा है। x1 पर अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करें दूर, मतलब x1 पे आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जा रही है, लेकिन mg कांस्टेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर फेंक देगा, मतलब इसे फोर्स लगाएगा और इसे दूर कर देगा, तो ये अपने डिस्प्लेसमेंट को फिर से अचीव नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर आप नीचे ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, mg अब कांस्टेंट ही रहेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। अब आप x2 पर जाइए, x2 पर अगर आप थोड़ा सा और दूर धक्का दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो mg लगेगा नीचे, तो mg नीचे फेंकेगा, मतलब फिर इसी तरफ डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से इधर ले जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इंक्रीज कर गई, तो ये इधर फोर्स लगाएगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और इधर अगर हम ले जाएं तो भी इसे फोर्स इधर लगे तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन जब हम इस पर इधर ले जाएंगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, अचीव कर लेगा। और जब हम थोड़ा सा इधर ले आएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गई, mg कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर ही फोर्स लगाएगी, तो ये फिर से अपने इस पॉइंट को अचीव कर लेगा। सो दिस इज x1 इज अनस्टेबल बट x2 इज स्टेबल। ओ सॉरी x2 इज, नहीं सही लिखा था मैंने, अच्छा ऑप्शन में उल्टा लिखा था, ओके सॉरी। x1 इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, x2 इज स्टेबल। सो बाय दिस ऑप्शन विल बी डी। ओके, x2 इज स्टेबल, या x2 इज स्टेबल, x1 इज अनस्टेबल। ओके, सो ऑप्शन इज डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क भी कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लैग कर रहा है। और आपको जो भी आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक मतलब डाउट क्लास हो जिसमें आपके सिर्फ डाउट डिस्कस किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, कोई कॉन्सेप्ट नया ना देखा जाए। ऐसे क्लास बहुत ज़रूरी होती है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ओके, और मैं कहूँगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।